हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? शानदार शानदार शानदार, एकदम शानदार। शिखर चंद्रा, ऋषु यादव, नितेश ठाकुर, फैयाज सिद्दीकी, अलका, विवेक कुमार मौर्य, आकाश प्रजापति, चंद्रकेश राय, अंजू, स्वाति पटेल, दिगंबर सिंह, पंकज कुमार, नीरज चौधरी, दीपक चौधरी, अभिनंदन पासवान, रमित वर्मा, ओमवीर सिंह, सुएब खान, बहुत शानदार, नीरज कुमार, संतुल यादव, सौरभ यादव, अखिलेश कुमार, राजू कुमार, हिमांशु कुमार, निर्मल यादव, बहुत शानदार, जूली देवी। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम से। हमारा कार्यक्रम जो होता है सुबह में, आप लोग जानते हैं कि एक बेहतरीन सी मैथ की क्लास चल रही होती है, जिसमें हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। बड़ा ही शानदार टॉपिक चल रहा है और उसमें लगभग जो है वो 4 से 5 क्लास आप लोगों की हो चुकी हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम अगर बात करें तो जनरल चीज़ें सारी लगभग पढ़ ही चुके हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ ही चुके हैं, बहुत सारे टाइप भी पढ़ चुके हैं। आज जो है एक बेहतरीन सा टाइप लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्त। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो एक्चुअल में पीछे होने चाहिए थे वो क्वेश्चन थोड़े से आगे रख दिए हैं, तो उन्हें सीक्वेंस हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर रहे होंगे। ठीक है भाई, सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे, सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया, विनय यादव भाई दिख गया, सबका कमेंट दिख चुका है, सबका एक एक बच्चे का कमेंट दिख चुका है, पर पढ़ पाना सबका पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। अब फटाक से क्वेश्चन नंबर मुझे बता दो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने आपको घर के लिए दिया था। घर के लिए होमवर्क क्वेश्चन जो था, होमवर्क क्वेश्चन जो था वो मैंने कौन सा आप लोगों को दिया था? तो आप कहेंगे जी 39वां क्वेश्चन जो था, 38वां क्वेश्चन जो था, आपने हमें होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन जो था मेरे दोस्त, ये किस में था? ये आप लोगों का होमवर्क में था। बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी लगाई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, तो उनका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सभी का ठीक था, है ना। जिन्होंने नहीं दिया उनको भी बहुत 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 बधाई कि हाँ वो सही आंसर देते, अगर अगर वो क्वेश्चन को करते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहना चाहता है? बुक के बारे में बीच में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, अभी बच्चों को जुड़ने दो, है ना। मेरे दोस्त अभी जुड़ने दो, तब हम बुक के बारे में बात करेंगे। एक विक्रेता ने 490 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी हैं, यानी दोनों का क्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, प्रत्येक नहीं लगा हुआ है, इसलिए दोनों का मिला के क्रय मूल्य जो है वो 490 रुपए है। उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि वो क्या होगा। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 20% हानि पर बेचने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 20% हानि पर बेचने का मतलब है सामान को 80% पर बेचा गया होगा। पहले सामान का क्रय मूल्य मैंने ए मान लिया, तो उसे 80% पर बेचा गया होगा, है ना। दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। जब लाभ की बात होती है, यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बी है तो उसे 116% पर बेचा गया होगा। क्या ये पहली वस्तु का विक्रय है, दूसरी वस्तु का विक्रय है, दोनों का बराबर दिया हुआ है? कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे जी इसमें क्या है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ, यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लो, तो आप यहां से क्या पाओगे कि आपके पास जो है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो आ चुका है। ठीक है भाई, काटा पीटी मचाओ बड़े लेवल पे। 4 दूनी 8 होगा, 4 नाम 36 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 जीरो 0 होगा। यानी पहली वस्तु की कीमत 29 रुपए, दूसरी वस्तु की कीमत 20 रुपए, दोनों की मिला के 49 रुपए। 29 और 20 कितना होता है? 49 रुपए। उसने कहा है दोनों वस्तु की कीमत जो है वो 490 रुपए है।
तो 49 की वैल्यू 490 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या एक की वैल्यू 10 हो जाएगी? अगर एक वैल्यू 10 के बराबर आ चुकी है तो 29 वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10 की गुणा करोगे तो ये 290 हो जाएगा। और एक वैल्यू 10 के बराबर है तो 20 किसके बराबर आएगी? वो 200 की आ जाएगी। यानी पहली वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 290 रुपए था, और दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 200 रुपए है। और दोनों वस्तुओं को जब आप खरीद के लाओगे तो दोनों वस्तुएं पड़ेंगी कितने की? तो आप कहोगे 490 की। तो उसने पूछा भाई 20% हानि पर बेची गई, यानी वो पहली वस्तु का जिक्र आप लोगों से करना चाहता है। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो 290 रुपए आएगा। सुंदर सा सुशील सा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या कहना चाहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है दो वस्तुएं प्रत्येक को 22,400 में बेचता है, प्रत्येक को बेच रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है मेरे दोस्त। आगे क्या कहता है? एक को 6.67% लाभ पर तथा दूसरी को 6.67% की हानि पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि मेरे दोस्त कुल लाभ या हानि जो होगी वो कितने की हो जाएगी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या इसे मैं लिख सकता हूं 6 सही 2/3 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख दोगे। तो इसकी फ्रैक्शन क्या कोई मुझे बताएगा कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया जी रेशो से बता दो। रेशो से भी हो जाएगा मेरे दोस्त, रेशो से भी हो जाएगा। 20% की हानि का मतलब 1/5 होता है। 1/5 का मतलब वो 5 की चीज को कितने में बेचा गया होगा? 4 में बेचा गया होगा। 16% के लाभ का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी फ्रैक्शन पूछूं तो 4/25 होता है। 4/25 होता है ना। 16% लाभ का मतलब 4/25 हो जाएगा। तो यहां जो होगा 25 का सामान 29 में बेचा गया होगा। अब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, तो समान करने के लिए आपने 29 की गुणा की होगी, यहाँ 4 की गुणा की होगी, यहाँ भी 29 की गुणा हो जाएगी, यहाँ भी 4 की गुणा हो जाएगी। क्या दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान आ चुके हैं? अब उसने कहा है दोनों के क्रय मूल्य जो है वो दोनों के क्रय मूल्य का योग 490 है। तो आपने कहा जी 29 पंजे 145 होते हैं और 25 चौका 100 होते हैं। तो आपके हिसाब से तो 245 बैठ रहा है। उसने कितना दिया है? 490 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है तो 145 पार्ट की वैल्यू 290 के बराबर आ जाएगी। और अगर एक बराबर 2 है तो 100 बराबर 200 के बराबर हो जाएगा। ये रेशो मेथड कहलाएगा। आप इससे भी जा सकते थे, आप इससे भी डायरेक्टली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। क्या कहना चाह रहा है भाई? फटाफट बताइए। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन आप लोगों से पूछता हूं कि मेरे दोस्त इसकी फ्रैक्शन कितनी आएंगे, तो एक गुड़िया बता रही है 1/50। गुड़िया कैसे बनाते हैं? 6×18 और 2 20 होता है, और बटे में 3 है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 20 से काटोगे तो 5 बार कटेगी। गुड़िया 1/15 आएगी। 1/50 कौन से तरीके से बताया है? 1/50 कौन से तरीके से बताया है? नींद में है। इतनी सुबह क्लास हो जाती है तो आप, मुझे लगता है कि नींद में है ना। ज्यादा सुबह है ना क्लास। मैं घर से जो है 6:05 पे चला था और तब 7 बजे स्टूडियो आया हूँ, है ना। बीच में मतलब 2-4 सेकंड के लिए तो ऐसा हुआ कि झपकी लग गई, झपकी लगते में ही गाड़ी चलाई है। ज्यादा सुबह हो गई ना क्लास। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो मजा आएगा। और जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है ना। चलिए,
उसने कहा है एक को इतने लाभ पर बेचा जाता है, तो जब लाभ पर बेचा जा रहा है तो 15 के सामान को एक के फायदे से 16 का बेचा गया होगा। दूसरी को इतनी हानि पर बेचा जाता है, तो 15 के सामान को एक के घाटे से 14 का बेचा गया होगा। क्या यही होगा दोस्त मेरे? हैं? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि दोनों के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हैं, तो आप कहोगे कहां लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है ये बात? तो आप ये कहिएगा कि भैया यहां लिखी हुई है कि प्रत्येक को 22,400 में बेचता है, यानी कि मेरे दोस्त हर एक वस्तु को 22,400 की बेचता है, तो हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो क्या आप लोगों को सेलिंग प्राइस सेम नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो भाई अब आओ ना, इसको सेम करो ना, सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को सेम करो ना। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करेंगे। तो अगर मैं इनको बराबर करना चाहता हूं तो क्या मुझे यहां 7 की गुणा करनी पड़ेगी, यहां 8 की गुणा करनी पड़ेगी? आप कहोगे जी आपको कैसे पता चला? तो मेरे दोस्त 16 और 14 का एलसीएम जो है वो 112 आएगा। तो इसे 112 बनाने के लिए आपको 7 की गुणा करनी पड़ेगी, इसे 112 बनाने के लिए आपको 8 की गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त जब यहां 7 की गुणा करी है तो यहां भी 7 की गुणा करिए, यहां भी 8 की गुणा करिए, सब कुछ फिट बैठ चुका है। जैसा क्वेश्चन ने कहा था वो सब कुछ फिट बैठ चुका है। आपने कहा जी 112 और 112 224 रुपए की दोनों वस्तुएं बेच दी होंगी। और अगर मैं यहां ये कहूं 105 और 120 जो है वो 225 रुपए की वस्तु बेच दी होंगी और 225 रुपए की खरीदी होंगी। तो आप ये मुझे बताइए, आप ये मुझे बताइए कि घाटा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे जी 1 रुपए का घाटा हो गया। भाई 225 का सामान खरीदा था और 224 का बेच दिया, तो घाटा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे जी घाटा तो 1 का हुआ है। तो भाई साहब घाटा वो 1 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो अब 1 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? क्या क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का, उसने कहा है प्रत्येक को इतने की बेचता है, मेरे हिसाब से प्रत्येक को कितने की बेचता है? 112 की। उसने कितने की कहा है? 22,400 की कहा है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 200 आ जाएगी? और उसने पूछा भी एक पार्ट की ही वैल्यू है, यानी उसे जो होगी 200 रुपए की हानि हो जाएगी। हानि का कैसे पता चला? 225 के सामान को अगर कोई व्यक्ति 224 में बेच रहा है तो मेरे दोस्त आप लोग ये समझ लीजिए कि उसे 1 रुपए का घाटा हो रहा है, यानी वो 1 रुपए की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। अगर उसने प्रत्येक वस्तु को 22,400 की बेचा है तो इसका मतलब 112, प्रत्येक वस्तु 112 की है, 112 की वैल्यू 22,400 है, तो 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी और 1 की वैल्यू ही उसने पूछी है। जो 100 वाले हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? 112 और 112 224 को 22,400 के बराबर लिख रहे हैं। क्यों भाई? यहां प्रत्येक नहीं लगा हुआ है क्या? प्रत्येक लगा हुआ है तो 1 की वैल्यू 22,400 दी है ना, तो 1 की वैल्यू 22,400 दी है तो इसकी वैल्यू ही 22,400 के बराबर लिखेंगे। बात समझ रहे हो? बोलो, बात समझ पा रहे हो ना? तो दोस्त मेरे छोटी छोटी ये सिली मिस्टेक कहलाती हैं, जहां 200 रुपए की हानि होगी, क्वेश्चन में 100 रुपए की हानि भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ना? तो ऐसी गलती जो है वो चाह के भी नहीं करनी है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। बताइए। हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे, बिल्कुल रिपीट करेंगे दोस्त। 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/15 होती है। एक व्यक्ति है, वो दो वस्तुएं खरीदता है, पहली वस्तु को 6 सही 2/3% पर लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 6 सही 2/3% की हानि पर बेचता है। उसने कहा है प्रत्येक वस्तु को 22,400 की बेचता है, यानी यहां से यह कंफर्म हो चुका है कि वो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। तो जब मैंने 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाई तो वो 1/15 आ गई। जब उसने पहली वस्तु को लाभ पर बेचा होगा तो 15 के सामान को 16 का बेचा होगा।
जब दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा होगा तो 15 के सामान को 14 का बेचा होगा। यहां से यह पता चल चुका है कि विक्रय मूल्य समान है, पर मुझे समान नजर नहीं आ रहे। समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना, तो आप पाओगे दोनों का एलसीएम 112 आएगा। तो 112 बनाने के लिए इसे 7 की गुणा, इसे 8 की गुणा, तो 7 की गुणा यहां, 8 की गुणा यहां। इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 105 है, इसका क्रय मूल्य 120 है। 120 में 105 जोड़ेंगे तो ये 225 आएगा। यानी दोनों वस्तुओं को जोड़ के 225 आ रहा है, और दोनों वस्तुओं को बेचा कितने का? 224 का। अब देखिए बेटा, आपको निकालना है 1 रुपए की हानि की वैल्यू निकालनी है, पर क्वेश्चन ने एक बात और दी है कि हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 22,400 है। तो मेरे हिसाब से हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 112 दिया हुआ है, तो क्या 112 की वैल्यू 22,400 है? तो एक बार एक की वैल्यू 200 हो जाएगी, उसने एक की वैल्यू ही पूछी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति 2 गाय प्रत्येक को 15,640 में बेचता है। यहां से भी कंफर्म हो चुका है प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो समान है। 15% लाभ और दूसरी को 15% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। वैसे तो क्वेश्चन 2 तरीके से हम लोग, पहला तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले, आप रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस इन वैल्यूज में परिवर्तन किया हुआ है, बाकी उसने कोई परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया होगा। मैंने एक बात और बोली होगी कि अगर कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं और एक को x% के लाभ पर बेचा जाता है, एक को x% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को x% की हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे पर हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत जो होता है वो x²/100 होता है। कितना होता है? x²/100 होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो मेरे दोस्त, अगर वो आपसे हानि पूछना चाह रहा है, अगर वो आपसे हानि पूछना चाह रहा है, केवल वैल्यू, अगर उसने परसेंटेज पूछी होती, अगर उसने परसेंटेज पूछी होती तो आप डायरेक्टली यहां से क्या निकाल लेते? डायरेक्टली आप यहां से कहते कि 2.25% की हानि हो जाएगी, 2.25% की हानि हो जाएगी। मेरे दोस्त, कैसे पता लग जाएगा भाई? 15 और 15 यहां दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो दोनों का स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 225, और 225/100 क्या हो जाएगा? 2.25% की हानि हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? बोलो। बहुत शानदार। लेकिन अगर हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, हमसे मेरे दोस्त एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, हाँ, अगर हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, देखो परसेंटेज तो हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, उसमें हमें रेशो की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने रेशो मेथड लगाया था उसमें रेशो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है कि भाई कितने का घाटा हुआ, कितने का लॉस, कितने का फायदा हुआ, तो फिर आपको इस मेथड से जाना होगा। ठीक है, और मैं ऐसा क्वेश्चन जो है वो 2-3 करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को खुद करना। कर लोगे या नहीं? एक बार कर लोगे तो थम्स अप कर दो, नहीं तो मैं कराऊं फिर इसे। और सोच समझ के थोड़ा सा थम्स अप करना। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर कुछ बर्डन ही ना लेना चाहो, आप अपने ऊपर कुछ बर्डन ही ना लेना चाहो, सोच समझ के करना। कर लोगे ना? प्रतिशत पूछा जाता है डायरेक्टली निकाल लोगे, वैल्यू पूछी जाती है तो आप यहां से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। वैसे भी वैसे अगर करना चाहें हम, पहली को एक पर 15% लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि, हाँ वैल्यू ही पूछना चाह रहा है। ठीक है, हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए, ये पूछा जरूर जीडी कांस्टेबल में गया है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि यूपीएसआई में अगर इसके दर्शन हो जाए तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चों का आ गया है कि करवा दीजिए।
चलो, ये जो बच्चों का आया है ना कमेंट की करवा दीजिए। ये समझ लीजिए कि वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, रजाई में से थोड़ा सा मुंह निकाला हुआ है, बस इतना मुंह निकाला हुआ है जितने में मोबाइल की स्क्रीन दिख जाए, है ना। पेन उन्हें चलाना नहीं है, पेन उन्होंने नीचे हाथ बिल्कुल आराम से ऐसे बगल में देख के बैठे हैं, और बस आंखें ही आंखें दिख रही हैं उस रजाई में से, वरना कुछ नहीं। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कुर्सी मेज उठाओ, उस पे जाके बैठो, आराम से मुंह वूह धो के उस पे जाके बैठो। जब क्वेश्चंस को करने लगो तो हर क्वेश्चन आसान लगेगा। इतना आसान होता तो दोस्त मेरे हर एक व्यक्ति नौकरी ले रहा होता। 15% की भिन्न थोड़ा सा मुझे बता दो, क्या 3/20 हो जाएगी? पहली को लाभ पे बेचा है, यानी 20 की चीज को 23 की बेचा होगा 3 के फायदे से। दूसरी को हानि पे बेचा है, 20 की चीज को 17 में बेचा होगा 3 के नुकसान से। हाँ या ना? अब मेरे दोस्त दोनों जो है अभाज्य संख्या है, बराबर करने के लिए 17 की गुणा यहां कर दो, 23 की गुणा यहां कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे दोस्त, हो जाएगा। 17 की गुणा यहां कर दो, 23 की गुणा यहां कर दो, हो जाएगा क्या? अब आप यहां देखिए, ये कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। जब आप यहां देखेंगे तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 800 आ जाएगा। आएगा या नहीं? अगर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां विक्रय मूल्य कितना आएगा? 17×51 को 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39 हो जाएगा। 391 इसका आया है, 391 इसका आ जाएगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य अगर मैं आपसे पूछता हूं तो वो 782 आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो एक और एक दो, 2 9 18 को 8, एक कह रहा जी मोबाइल भी रजाई के अंदर ही है। भाई साहब निकलने की गुंजाइश ही नहीं है। एक और एक 2 9 9 18 को 8 हासिल 1 782 आ गया। यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो आंसर 8 का मल्टीपल होगा। और ये भी पता लग चुका है कि 800 की चीज अगर 782 में बेच रहे हैं तो घाटा ही हो रहा होगा। तो फायदे वाला तो मतलब ही नहीं बनता। ना तो ये जवाब होगा ना ये जवाब होगा, या तो जवाब ये होगा या जवाब ये होगा। लेकिन बदकिस्मती से दोनों ही ऑप्शन जो है वो 8 से डिवाइड होते हैं, तो हमें तो करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक को 15,640 की बेचता है तो मेरे हिसाब से तो 391 की बेच रहा है, तो उसने कहा है 15,640 की बेचता है। तो मेरे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू यहां एक से कितनी बार काटू कि पीछे 4 आ जाए? तो आप कहेंगे 4 बार। तो 391 चौका 100% 1564 होते होंगे। तो एक बराबर किसके आएगा? 40 के। तो 8 बराबर किसके आएगा? 8 बराबर किसके आएगा? 8 चौक 32 है, 1 बराबर 40 के आएगा ना, 3 चौक 12 है? इतना ही आएगा। गड़बड़ी हुई है क्या कुछ? 15,640 दे रखा है, तो घाटा ही पूछ रहा है ना। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 18। ओहो ओहो ओहो, क्या हो गया? गलती गलती, भारी गलती हो गई, भारी गलती। 800 में से 782 जाएगा, 18 बचेगा ना कि 8 बचेगा। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 आई है तो 18 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भैया 720 रुपए का घाटा होगा। कितने का घाटा हो जाएगा? 720 रुपए का घाटा हो जाएगा। कितने का घाटा हो जाएगा? 720 रुपए का घाटा हो जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा ना आप कोशिश किया करो कि हाँ हम लोग आसानी से चीजों को समझे, रामबाण से हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आइए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन की तरफ। मैं इस क्वेश्चन की दोस्त आप लोगों से बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि ये जीडी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये जीडी लिखा जरूर जीडी है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मेरे दोस्त बड़ा शानदार क्वेश्चन है। समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। 2317 का एलसीएम कितना होगा सर? जब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो गुड़िया शायद नंबर सिस्टम नहीं पढ़ के आई हैं आप। जब दो अभाज्य संख्याएं या कितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है।
तो अगर 13 और 17 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं या दोनों को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ता हूं, केवल यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो यहां से यहां तक क्या बात समझ में आई? ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, तो क्या 20% की भिन्न आप लोग मुझे बता पाएंगे कि वो 1/5 होती है? यहां ए लिख लीजिए, यहां बी लिख लीजिए। यानी ए ने एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा है, यानी 5 का खरीद के बी को कितने का बेच दिया होगा? 6 का बेच दिया होगा। ठीक है, 6 का बेच दिया होगा। आ जाइए अब आगे की तरफ। बी ने इसे 12% की हानि पर सी को बेच दिया है, तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बताएंगे जी 12% की फ्रैक्शन तो 3/25 होती है। तो अगर बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेच दिया है, तो इसका मतलब 25 के समान को बी ने 3 के घाटे से, 25 के समान को 3 के घाटे से, 3 के घाटे से कितने का बेच दिया? 22 का बेच दिया है। किसको बेच दिया है? सी को बेच दिया है। 12% हानि का मतलब क्या है? 12% हानि का मतलब है 25 के समान को 3 के घाटे से 22 का बेच दिया गया होगा। ठीक है। हाँ, चलिए आगे कह रहा है सी ने इसे 25% लाभ पर डी को बेच दिया है। 25% लाभ का मतलब क्या है? 25% लाभ का मतलब है 1/4। यानी सी ने जो है वो 4 के समान को 1 रुपए के फायदे से 5 रुपए का बेच दिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, यानी 5 के समान को 6 का बेच दिया। बी ने इसे 12% के हानि पर सी को बेच दिया, 25 की चीज को 22 में बेच दिया। और सी ने 25% के लाभ पर डी को बेच दिया, यानी 4 के समान को 5 का बेच दिया। आप लोग रेशो बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्या चारों का रेशो मुझे बता पाएंगे कितना होगा? तो आप कहेंगे जी रेशो निकाल लो, यहां से यहां 22 लिख दो, यहां 25 लिख दो, यहां 4 लिख दो, यहां 4 लिख दो। काटा पीटी मचाने में आपसे ऊपर शायद ही कोई दुनिया में मौजूद हो। आप कहेंगे जी 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4। और भी कुछ कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 बार। क्या और भी कुछ कट सकता है? आप कहेंगे जी अब गलती से भी काटने की कोशिश मत करना। 25 पंजे, क्या पहले की वस्तु 125 आ जाएगी? क्या दूसरे की वस्तु 25 तिया 75 दूनी 150 हो जाएंगे? 22 तिया 66 दूनी 132 हो जाएंगे। और 11 पंजे 55 तिया 165 हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्या चारों की वैल्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, यदि बी को 72 रुपए की हानि हुई, तो मेरे दोस्त बी को घाटा कितने रुपए का हो रहा है थोड़ा मुझे बताना। बी ने खरीदा 150 का था, बेचा 132 का है, कितने रुपए का घाटा हो रहा है? तो आप कहेंगे जी 18 का घाटा हो रहा है। बी को घाटा दिया कितना है? 72 रुपए का दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 आ चुकी है? अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 आ चुकी है तो डी ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा? क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है। तो डी ने कितने में खरीदा? 165 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 को 6 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा। 660 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार मार्क बनाइए ऐसे क्वेश्चन पे। मजा आता भी है ऐसे क्वेश्चन को करने में, और हम बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख भी रहे होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी बात तो समझ में आ गई, केवल कुछ नहीं करना था, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी थी और फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। चारों का रेशो निकाल के धड़ाक से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था, है ना भाई?
आगे बढ़ जाएं क्या? तो आप कहेंगे जी आगे बढ़िए ना। चलिए भाई बढ़ जाते हैं आगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से एक और क्वेश्चन जीडी कांस्टेबल का। परेशान नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता कि भाई इसको मैं मिटा के और यहाँ कुछ नहीं लिखवा के आता, तो आप कहते जी क्वेश्चन तो लेवल का है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है? जीडी में पूछा गया है। तो बस ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए लाया हूं कि हाँ जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मतलब ये इससे ये डिसाइड मत करना कि ये यूपीएसआई में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। अब करते हैं थोड़ी देर बुक की बात। मतलब बहुत सारे बच्चे तो उस बात का ही जवाब दे रहे हैं जो बात मैंने बोली थी, मतलब उठ के बैठ गए हैं ऐसे ही। दोस्त मैं सबके लिए नहीं बोलता, और अगर बोलता भी हूँ तो फिर वो इस वजह से बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हंसें। हंसे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, बिना हंसने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बिना काटे भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो 4 बजे भी उठते होंगे, 5 बजे भी उठते होंगे, 4:30 बजे भी उठते होंगे। ऐसी बात नहीं है। आप ये कह दीजिए जी आप एक काम करो, बस क्वेश्चन पढ़ा करो, सॉल्यूशन कराया करो, बाकी फालतू की बात हम लोग से मत किया करो। दूसरी बात बुक की ये है, बुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है बिल्कुल। और अब जो है वो प्रिंटिंग के लिए शायद या तो चली गई होगी सैटरडे, या फिर आज चली जाएगी, है ना। लेकिन मैं आपको सूचना दूंगा जब बुक लॉन्च होनी होगी, जब बुक प्रिंट होके आ जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, तब मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि अब आप जो है वो बुक परचेज कर सकते हैं। बुक, पुरानी बुक और नई बुक में आप डिफरेंस कैसे देखेंगे, तो वो मैं कवर पेज दोनों के दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त कि ये कवर पेज पुराना है, इसे अब आप नहीं लेंगे। ये कवर पेज जो है वो नई बुक का है, इसको आप ले रहे होंगे। और भी बहुत सारी पहचान बताऊंगा पुरानी और नई में करने वाली, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेचा, बी ने इसे 30% लाभ पर सी को बेच दिया। यदि बी का लाभ ए के लाभ से 72.6 रुपए अधिक था, तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा? तो ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 24% लाभ का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जी 24% लाभ का मतलब होता है 6/25। बता पाएंगे? अगर 25 के सामान को कितने का बेचा है? 6 के फायदे से 31 का बेचा होगा। किसने बेचा होगा? ए ने बी को बेचा होगा। ठीक है, बी ने इसे 30% के लाभ पर सी को बेच दिया है। 30% के लाभ का मतलब होता है 3/10, यानी 10 के सामान को 3 के लाभ से 13 का बेच दिया होगा सी को। ठीक है, अगर मैं रेशो निकालना चाहूं तो यहां 31 लिखूंगा, यहां दोस्त 10 लिखूंगा। तो ये वाली वस्तु 250 रुपए की आ जाएगी, ये वाली वस्तु 310 की आएगी। 13 एकम 13 को 3 हासिल, 1 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएंगे। होगा या नहीं? अगर हम लोग ये कहें अगर हम लोग ये कहें कि क्वेश्चन ने दिया है यदि बी का लाभ, अगर बी का लाभ यहां से देखूं तो 90 और 3 93 का लाभ है। ए के लाभ से, ए का लाभ कितने का है? 50 50 60 का लाभ है। मेरे हिसाब से कितना ज्यादा है? 33 ज्यादा है। बी का लाभ ए के लाभ से मेरे हिसाब से 33 ज्यादा है। तो उसने कहा है ना जी ना, 72.6 ज्यादा है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू आप निकाल पाओगे? 72.6/33 हो जाएगी। होगी या नहीं? पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। अब उसने पूछा है बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया, तो बी ने इसके लिए 310 का भुगतान किया होगा। तो 310 की वो आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है। 310 की वो वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो जीरो से जीरो कट गई है। यहां से देखेंगे 11 छिंग 66 होंगे। 11 छिंग 66, 11 तिया 33 होगा। 3 से काटेंगे 2 बार, 22 बार कट जाएगा। तो 22 से कम 22 को 2 हासिल 2, 22 तिया 66 और 2 68 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी का जो क्रय मूल्य होगा वो 682 हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आ चुकी है? तो 682 जो होगा इस वस्तु का बी का जो है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा किससे करेंगे? रेशो से सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाभ पर उत्पाद बेचता है। थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता उत्पाद को अपने ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है और ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत जो है वो 31,482 रुपए है। तो निर्माता को उत्पाद की लागत क्या है, यानी शुरुआत वाला मूल्य वो आपसे पूछना चाह रहा है। ये वो टाइप शुरू होता है जब एक वस्तु जो है बहुत सारे लोगों के पास से होते हुए जाए और फाइनली ग्राहक के पास पहुंच जाए। या तो आप लोगों को इस केस में ग्राहक के द्वारा दिया गया पेमेंट दिया होगा, या फिर आप लोगों से शुरुआत में वो वस्तु कितने रुपए की थी वो आप लोगों को दोस्त दिया होगा, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि निर्माता ने उसका निर्माण किया और कुछ परसेंट के लाभ पर उसको उत्पादक को बेचा। फिर उत्पादक थोक व्यापारी को किसको बेचा है? थोक विक्रेता को। फिर थोक विक्रेता ने उसे खुदरा विक्रेता को बेचा है और खुदरा विक्रेता ने फिर क्या किया है? ग्राहक को बेचा है। तो जब भी एक वस्तु जो है वो बहुत सारे लोगों के पास से होके जाती है तो उसे हम रेशो मेथड से भी कर रहे होते हैं। दो तरीके बताऊंगा, है दोनों रेशो मेथड ही, बस घुमा के थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है ना। है दोनों रेशो मेथड ही। अगर मैं मान लूं निर्माता के पास निर्माता के पास उसकी कीमत जो थी वो ए रुपए थी। कितनी थी? ए रुपए थी। अब इसने क्या किया? 6% लाभ पर बेचा। तो 6% लाभ का मतलब होता है सामान को 106% पर बेचना। भाई अगर उसने ए रुपए में लागत है, उस वस्तु की कीमत ए रुपए है, लागत जो है क्रय मूल्य जो है वो ए रुपए है, ठीक है। अगर उसने 6% के लाभ पर बेचा है तो बेटा क्या उसने 106% पर बेचा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा होगा। थोक विक्रेता ने क्या कहा? थोक विक्रेता ने इतने का खरीद के खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचा, यानी इसने भी 108% पर बेचा होगा। बेचा होगा या नहीं? आगे बढ़ते हैं। और खुदरा विक्रेता क्या करता है? ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी इसने 110% लाभ पर 110% पर वैल्यू बेची होगी। और ये फाइनली वैल्यू जो है ये ग्राहक के पास पहुंच चुकी है ये वस्तु, और ग्राहक ने इसका कितना पेमेंट किया है? तो आप कहेंगे ग्राहक ने इसका 31,482 का पेमेंट किया है। वस्तु का निर्माण कहां हुआ था? वस्तु का निर्माण यहां हुआ था कि वस्तु ए रुपए की निर्माण हुई, उसमें उसने 6% लाभ पर इसको बेच दिया, इसने 8% लाभ पर इसको बेच दिया और इसने 10% लाभ पर इसको बेच दिया। फाइनली वस्तु इसके पास पहुंच चुकी है। तो आप ये चीज जो है वो समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट तो दोस्त मेरे साथी यहां खत्म हो चुका था। अब इसके बाद जो केवल और केवल बचती है वो कैलकुलेशन बचती है। सुनिएगा थोड़ा। अगर मैं यहां से कहूं तो 0 से 0 कट जाएगी, काटापीटी मचाइए बड़े लेवल पे। 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 से काटेंगे 25 बार आएगा। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे दोस्त? पहले तो काट लीजिए और काट सकते हैं, वैसे तो मल्टीपल से भी देख सकते हैं कि इसका मल्टीपल ही आंसर होगा, लेकिन एक बार आप पूरा काट लीजिए। 11 दूनी 22 होंगे, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 होंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 11 छिंग 66 होंगे, 11 दूनी 22 होंगे। 6 दो यहां 9 से काटिए, 9 तिया 27 होंगे, 9 तिया 27, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 होंगे। 3 से काटेंगे 106 बार कटेगा और 53 से काटेंगे 2 बार कटेगा। कटेगा क्या? तो 25 पंजे 125, 125 1250 जो है वो इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 1250 दूनी कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 1250 दूनी 25 पंजे 1 0 ये भी है, 25,000 हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे।
तो यानी कि शुरुआत में जो वस्तु की कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी मेरे दोस्त, वो 25,000 रही होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी रेशो मेथड भी लगा सकते हैं। बेटा ये रेशो मेथड ही था, बस मैंने इसे ऐसे पलट के लिख दिया। आप कैसे लगाते रेशो मेथड? भाई 6% लाभ पर बेच रहा है, यानी 50 की चीज को 53 का बेच रहा है। आगे कैसे करते? थोक विक्रेता 8% लाभ पर बेच रहा है, यानी 25 के सामान को 2 के फायदे से 27 का बेच रहा है। ठीक है, उसने ग्राहक को बेचा 10 के सामान को 11 का बेच रहा है। कुछ कट पिट रहा है? तो आप कहेंगे जी कुछ कुछ कट पिट नहीं रहा है। ये शुरुआत वाली वैल्यू हो जाती, ये शुरुआत वाली वैल्यू हो जाती है, ये लास्ट वाली वैल्यू हो जाती है। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 31,482 दी हुई है। तो यहां से फिर 11 से काटो, 11 दूनी 22, कितनी बार कटेगा? 2862 बार कटेगा। इसे काटो, कितनी बार कटेगा? 106 बार कटेगा। फिर इसे काटोगे 2 बार कटेगा। यहां से एक पार्ट की वैल्यू 2 आएगी, तो इतनी पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 पंजे 125, 1250 की 10 में करेंगे 12,500 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 तो इतना बराबर किसके हो जाएगा? तो दोनों रेशो मेथड ही है, दोनों जो है वो रेशो मेथड ही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये रेशो मेथड हो जाएगा 25,000। चाहे इससे कर लीजिए, ये शुरुआत वाली वैल्यू होती है, बाद वाली। लेकिन मैं इसको प्रेफर क्यों नहीं करता, मैं इससे क्यों नहीं कराता? क्योंकि मेरे दोस्त अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखा जाए, कहीं बीच के बारे में कुछ पूछ लिया, कहीं बीच के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे यहां बीच में दिया हुआ है कि भाई इसका लाभ जो है इसके लाभ से इतना ज्यादा है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर इस वाले से रेशो निकालिए तीनों का, तब उससे क्वेश्चन को बनाइए। भैया जी पेन उल्टा पकड़ा हुआ है आपने। हाँ हाँ, वो उधर से थोड़ा सा पतला है इसलिए पकड़ा हुआ है ना, इधर ये बहुत पतली नोक है, इसलिए मैं हमेशा इधर से ही लिखता हूँ। चलिए ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गई ना। तो ये आपका रेशो मेथड था, रेशो, और ये भी रेशो मेथड ही है, लेकिन इसको डायरेक्ट किया है मैंने। ये भी रेशो मेथड ही है, इसको मैंने डायरेक्ट किया है बस, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जब भी एक वस्तु एक जगह से होती हुई, 3-4 जगह से होती हुई फाइनली ग्राहक के पास पहुंचती है, या न्यू समझ लीजिए कि एक वस्तु जब कई लोगों के पास से गुजरती हुई जाती है, या तो उसमें शुरुआत का मूल्य दिया होगा, या तो वो एक ही वैल्यू देता, आपसे ये वाली वैल्यू पूछता, फिर तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, या फिर वो एक ही वैल्यू, शुरुआत की वैल्यू पूछेगा और सबसे लास्ट की वैल्यू आप लोगों को देगा। तो उस क्वेश्चन को करने के तरीके जो हैं वो ये दोनों हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िए, 44 क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा। काजल देवी, सर बताते क्यों नहीं 39वें क्वेश्चन में CP 305 आ रहा है? गुड़िया एक बार जोड़ो और फिर से जोड़ के मुझे बताओ कि 305 ही आ रहा है क्या CP? एक बार खुद से जोड़ के बताओ। 39 क्वेश्चन, और आपने 39 के क्वेश्चन के चक्कर में आपने दुनिया भर के क्वेश्चन गवा दिए अपने। देखिए, एन एक वस्तु बी को 8 सही 1/3% लाभ पर बेचा। 8 सही 1/3% लाभ की वैल्यू क्या होती है? या 8 सही 1/3% की वैल्यू 25/3 लिख सकते हैं, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो आप कहोगे इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 1/12 हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे कह रहा है मेरे दोस्त, बी ने इसे सी को 7 सही 9/13, 13 सत्ते 91, 91 और 9 इसे 100/13 लिख सकता हूँ। परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या इसकी फ्रैक्शन 1/13 आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। सी ने डी को 20% की हानि पर बेच दिया, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहा है उसने लाभ पर बेची है, तो क्या 12 का सामान 1 के फायदे से 13 का बेच दिया होगा? 12 का सामान 1 के फायदे से 13 का बेच दिया होगा। ठीक है,
दूसरे में कहा है बी ने इसे सी को इतने % लाभ पर यानी 13 के सामान को 1 के फायदे से 14 का बेच दिया होगा। ठीक है। फिर कहा है सी ने डी को 20% हानि पर बेच दिया यानी 5 के सामान को 1 के घाटे से 4 का बेच दिया होगा। हानि हो रही है। अगर कोई चीजें क्रॉस में कट रही है तो उन्हें काट दो। ये शुरुआत वाली यानी इनिशियल वैल्यू होगी, ये फाइनल वैल्यू यानी लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। अभी बता के आया हूं। अगर यहां से हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, 13 से 13 उड़ जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा यानी आपने 15 का माल खरीदा था, शुरुआत में कीमत 15 थी और बाद में जो वस्तु पहुंची है वो 14 रुपए की पहुंची है। तो उसने कहा यदि सी को 420 रुपए की हानि हुई है। अच्छा, ये तो इस तरीके से फिर नहीं होगा, फिर तो हमें रेशो बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। यदि सी की हानि, बीच की हानि आप लोगों को दी हुई है, ये तो हमें दोस्त रेशो बनाना होगा। तो बी ने वस्तु कितने में खरीदा होगा, फिर हम लोग रेशो की तरफ चलेंगे। हाँ ठीक है, मैंने बीच का कहा था कि जब भी अगर फाइनल वैल्यू दी हुई है तो हम इसको लगा रहे होते, उसने बीच में एक वैल्यू दे दी है तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे साथी। आप लोग डायरेक्टली यहां देखिए, ए बी और सी और डी। ठीक है, 4 लोग हैं। पहले लाभ पर बेची गई है तो 12 का सामान 1 के फायदे से 13 का बेचा गया होगा। दूसरे में फिर फायदे से बेची गई है तो 13 का सामान 1 के फायदे से 14 का बेचा गया होगा। और तीसरे में घाटा दे दिया है तो 5 का सामान 1 के घाटे से 4 का बेचा गया होगा। यहां से देखिए, यहां 13 लिख दीजिए, यहां 13 लिख दीजिए और यहां 13 लिख दीजिए। ठीक है, पड़ोसी 5 है, 5 है। आप यहां 14 लिख दीजिए। 13 उड़ सकता है तो उड़ा दिया आपने, चारों जगह से उड़ सकता था तो उड़ा दिया। और भी कुछ उड़ सकता है तो आप कहेंगे जी गुंजाइश भी नहीं है। ये अगर शुरुआत में वैल्यू 60 रुपए की होगी तो बी को इसने वस्तु 65 रुपए की बेची होगी। बी ने क्या किया होगा, इसे फिर 70 का बेचा होगा। और सी ने क्या किया है, इसे फिर 56 का बेचा है। सी को होने वाला घाटा कितने का होगा, तो आप कहेंगे सी को होने वाला घाटा 14 रुपए का हो जाएगा। भाई ये 70 ने सी में खरीदा था और डी को 56 का बेचा है, 14 रुपए का घाटा खा लिया। और उसने कहा सी को 420 रुपए की हानि होती है। तो 14 की वैल्यू कितनी दी है, 420, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। होगी या नहीं? तो उसने बी ने वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी 65 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप क्या कहेंगे, 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, 1950 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बोलो। चलिए, अच्छा, इसमें और भी कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं इसमें और भी कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई ऐसी चीज जो डायरेक्ट पकड़ में आप लोगों के आ रही हो, ऐसी चीज कोई डायरेक्ट पकड़ में आप लोगों को आ रही हो मेरे दोस्त? बोलो। चलो, एक चीज यहां से पकड़ने की कोशिश करो, एक चीज मेरे दोस्त यहां से पकड़ने की कोशिश करो। सी ने जो सामान बेचा है डी को, वो कितने % के घाटे पर बेचा है, 20% की हानि पर बेचा है। 20% की हानि का मतलब क्या होता है, 20% की हानि का मतलब है यानी 5 का सामान जो है वो कितने का बेच दिया होगा, 4 में बेच दिया होगा। अगर वो अलग मेथड हो गया, रेशियो मेथड हो गया। एक चीज यहां से समझो, सी ने जो डी को सामान बेचा है वो 20% की हानि पर बेचा है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 4 में बेच दिया होगा। मेरे हिसाब से सी को जो हानि हो रही है वो 1 रुपए की हानि हो रही है या नहीं? उसने कितने की हानि दी है, 420 की हानि दी है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बराबर 420, तो 5 बराबर 500, 5 दूनी 10 को 0, क्या 2100 रुपए सी का क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 2100 ने जो 2100 रुपए रहा होगा वो सी का क्रय मूल्य रहा होगा। सी ने जो है उस वस्तु को 2100 रुपए की खरीदा होगा। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि बी ने कितने में बेचा है। बी ने जो है इसे 7 सही 9/13 में बेचा है। इसकी जो फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाली थी वो 13/14 निकाली थी। कितने की निकाली थी मेरे दोस्त, 13 की चीज को, हाँ 1/13 निकाली थी।
यानी 13 के सामान को कितने का बेचा था? 14 का बेचा था बी ने, बेचा था या नहीं? तो बेटा 14 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2100 दी हुई है। तो यहां से 13 की वैल्यू निकाल लो, तो 2100 बटे 14 गुणा 13, आंसर ये आ जाएगा। 7 से काटा 300 बार, 7 से काटा 2 बार, 2 से काटा 150 बार, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 1950 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आप ऐसे भी जा सकते थे मेरे साथी, बताइए। देखो वो मेथड तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस मेथड पे हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा ए ने कोई वस्तु बी को इतने परसेंट लाभ पर बेची है, बी ने इसे सी को इतने परसेंट लाभ पर बेच दिया, तथा सी ने डी को 20% की हानि पर बेच दिया। या तो 20% की वैल्यू 420 लिख लो, 100% की वैल्यू निकाल दो, 2100 रुपए आ जाएगी। यानी सी ने जो उस वस्तु को खरीदा होगा 2100 रुपए में खरीदा होगा, सी का क्रय मूल्य 2100 रुपए आ चुका है, आ चुका। सी ने खरीदा किससे है? बी से। बी ने कितने लाभ पर बेचा है? 7 सही 9/13, इसकी फ्रैक्शन आई थी 1/13। यानी बी ने 13 के सामान को 14 का बेचा होगा, और बेचा किसको है? सी को। यानी सी का क्रय मूल्य मेरे हिसाब से 14 आ रहा है, उसने दिया है 2100 आया, तो 14 की वैल्यू 2100 है, तो 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो बी का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। वैसे भी 13 का मल्टीपल आप डायरेक्टली देख सकते थे, डायरेक्टली देख सकते थे, तो 13 का एक ही मल्टीपल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल चीजें समझ में आ चुकी हैं। जब उसने बी की वैल्यू यहां भी 13 का डायरेक्टली मल्टीपल देख सकते थे, बी की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, तो आंसर को 5 और 13 का मल्टीपल होना होगा, और 5 के तो सारे हैं, 13 का सिंगल है। ये आगे का कार्यक्रम हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये 2-3 अप्रोच पे आप लोगों को काम करना है। ये जनरल मेथड है, वो ऐसा मेथड है जिससे हमें डायरेक्टली चीजें पता पड़ रही है, और ये ऐसा है कि कुछ करने के बाद आगे की कैलकुलेशन हम लोगों को दोस्त नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा, ये वैसे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक पार्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहां इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसमें लाभ और हानि जुड़ा हुआ है। मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास एक कोई वस्तु है, पूरी वस्तु है, मैंने उसमें से कुछ परसेंट किसी अलग लाभ या हानि पर बेच दिया है ना, और कुछ परसेंट शेष जो बचा वो अलग लाभ या हानि पर बेच दिया। उसके बाद मैंने देखा मेरे दोस्त कि दोनों वस्तुओं पर मुझे ये लाभ या हानि प्राप्त होती है। उसके बाद मैंने क्या पाया कि दोनों वस्तुओं पर मुझे ये लाभ या हानि प्राप्त होती है, तो आप लोग वहां एलिगेशन लगाएंगे। जैसे हमारे पास कोई एक टोटल वस्तु है, उसके कुछ भाग को मैंने इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेच दिया, शेष भाग को इतने परसेंट लाभ या हानि पर बेच दिया। क्या मैं पूरा माल बेच चुका हूं? पूरे माल पर मिला के मुझे ये लाभ और हानि प्राप्त हुई, तो आप वहां एलिगेशन लगाएंगे। जहां दो मात्राएं अलग अलग दी हो और उन दोनों को मिला के बच्चे, उन दोनों को मिला के आप लोगों को संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, तो आप वहां हमेशा एलिगेशन लगाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक डीलर के पास जो है वो 120 किलो गेहूं था, इसका एक हिस्सा उसके द्वारा 10% लाभ पर बेचा गया, और शेष हिस्सा जो है वो 25% लाभ पर बेचा गया। भाई यहां देखो कि एक हिस्सा जो है वो 10% लाभ पर बेच दिया गया है, और जो बचा कुचा हिस्सा था वो 25% लाभ पर बेच दिया गया है। क्या संपूर्ण गेहूं बेचा जा चुका है? उसने कहा है कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ हुआ, यानी संपूर्ण सौदे पर मुझे लाभ दिया हुआ है वो 15% का लाभ दिया हुआ है। तो कितना गेहूं 10% लाभ पर बेचा गया, ये आपसे पूछना चाह रहा है। जब भी लाभ या हानि पर आप लोग एलिगेशन लगाओगे, या तो क्रय मूल्य का अनुपात आएगा या फिर क्वांटिटी का रेशो आएगा। यहां ध्यान से देखिए भाई, 10% लाभ पर पहला गेहूं 10% लाभ पर, दूसरा गेहूं 25% लाभ पर, और दोनों को मिला के कितना लाभ हुआ है? दोनों को मिला के 15% का लाभ हुआ है। तो यहां जो आएगा ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा।
या फिर मेरे दोस्त ये क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दोनों का क्रय मूल्य का दिया हुआ है तो क्रय मूल्य का अनुपात मान लेना। अगर आपको क्वेश्चन में जो है वो क्वांटिटी का अनुपात, क्वांटिटी दी हुई है टोटल, तो इसे क्वांटिटी का रेशो मान लेना। ठीक है, 15 में से 10 जाएंगे 5 बचेगा, 25 में से 15 जाएंगे 10 आएगा, तो यहां रेशो जो है वो 2:1 आ जाएगा। यानी 10% पर जो है वो 2 भाग बेचे गए और 25% पर जो है वो 1 भाग बेचा गया। उसने क्या कहा है, 15% का लाभ हुआ, कितना गेहूं 10% लाभ पर बेचा गया, यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने यहां 2 भाग बेचे हैं, कितने में से, टोटल 3 में से, तो टोटल 120 में से कितने भाग बेच दूंगा, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो 80 किलो आ जाएगी। यानी 10% लाभ पर जो है वो 80 किलो गेहूं बेचा गया होगा। 10% लाभ पर जो है 10% लाभ पर 80 किलो बेचा गया होगा, 40 किलो जो है वो 25% लाभ पर बेचा गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्त हम लोग एलिगेशन से कर रहे होते हैं। दोबारा समझ लीजिए, 10% लाभ 25% लाभ दोनों को मिला के 15% लाभ, दोनों का जो रेशो आएगा ये क्वांटिटी का रेशो आएगा जो कि 2:1 आ चुका है। यानी 2 भाग बेचे गए हैं टोटल 3 में से, तो 120 में से कितना 80 किलो गेहूं आ जाएगा। 1 भाग बेचा गया है टोटल कितने में से, 3 में से, तो 120 में से कितना 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा एलिगेशन लगा रहे होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूं दोस्त। आज का क्वेश्चन जो है वो ये है, कल जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। अब आप ये देखिए, 46वां क्वेश्चन ऐसा ही है, 47वां क्वेश्चन मैं कल आप लोगों को कराऊंगा, जब कुछ भाग इतने परसेंट पर, कुछ भाग इतने परसेंट पर, शेष भाग इतने परसेंट पर, जब वस्तुओं को 3-4 भाग में बेचा जा रहा हो, वो पार्ट जो है अगला रहेगा। 48वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, 49वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला, ये ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि ये क्वेश्चंस वो हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है हम लोग बेईमान दुकानदार पढ़ने के बाद जो है हम लोग जो है फिर हम किसकी तरफ चलेंगे, यूपीएसआई के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुक का टाइटल कल दिखा दूंगा, आज मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, कल जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए जो होमवर्क था मेरे दोस्त वो था ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में जरूर बताइएगा। सुशील यादव मेरे दोस्त, पढ़ दिया है आपका नाम। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। बृहस्पतिवार में क्लास नहीं होगी, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि सैटरडे में क्लास लेने का एकमात्र कारण था कि बृहस्पतिवार में मैं क्लास ना ले पाऊं। आपको भी पता है कि हर 10वें दिन मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, तो 14 तारीख को, पहले 4 तारीख में गया था, तो 14 तारीख को दोस्त मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो बृहस्पतिवार को आपकी क्लास जो है वो नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।